बच्चों, आप लोगों का मनोज गुप्ता एकेडमी में स्वागत है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के इतिहास के पार्ट 1 इतिहास का साधन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 इतिहास का साधन। बच्चों, अब तक हमने प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक भारत के इतिहास का अब तक हमने अध्ययन किया। अब इस वर्ष हम स्वातंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद के कालखंड का इतिहास के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। आधुनिक कालखंड के ऐतिहासिक साधन प्राचीन और मध्य युग का जो साधन था उससे कहीं भिन्न है। ऐतिहासिक प्राचीन और मध्ययुगीन के साधन से अलग है। इसमें लिखित साधन, भौतिक साधन, मौखिक साधन और दृश्य श्रव्य माध्यम के साधन जो है उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम अध्ययन कर सकते हैं। आधुनिक समय में प्रादेशिक, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर जो साधन है उस पर विचार करना आवश्यक है, उस पर विचार करना होता है। इन साधनों की सहायता से हम इतिहास का लेखन कर सकते। लिखित साधन। लिखित साधन में निम्न बातों का समावेश होता है। निम्न साधनों का इसमें समाचार पत्र तुम लोग जानते ही हो। समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, दैनंदिनी का मतलब होता है डायरी, ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत ग्रंथ, पत्राचार। उसके अलावा अभिलेखागार में जो कागज पत्र, दस्तावेज वगैरह होते हैं वो, सरकारी गजट, उसके अलावा डाक टिकट, कोश साहित्य, इन सभी का समावेश जो है लिखित साधन में किया जाता है। क्या आप जानते हैं ऐतिहासिक दस्तावेज जो कागज पत्र होता है वो जिस स्थान पे सुरक्षित रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है, उस स्थान को अभिलेखागार कहते हैं। भारत का अभिलेखागार नई दिल्ली में है, जिसे हम राष्ट्रीय अभिलेखागार कहते हैं, वो दिल्ली में है। और यह अभिलेखागार एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा अभिलेखागार है। देखो ये चित्र है राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार उसका चित्र है। यहाँ पर जो ऐतिहासिक दस्तावेज जो है सुरक्षित रखा गया है। इतिहास के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखित साधन। लिखित साधनों में निम्न साधनों का समावेश होता है। आधुनिक समय में समाचार पत्र जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है और इसके अलावा ये जानकारी देने का प्रमुख साधन भी है। वर्ष 1961 से लेकर 2000 का जो समय अगर हम उस पर विचार करते हैं तो हमको यह दिखाई देता है कि प्रारंभ का जो छापा माध्यम था उसमें समाचार पत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर कुछ हमको जानकारी प्राप्त करनी होती तो समाचार पत्रों के माध्यम से हम प्राप्त करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भारत में उदारीकरण आया, वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ, एक देश से दूसरे जगह लोग जाने लगे, इंटरनेट आ गया। इंटरनेट आने के कारण क्या हुआ, उसका प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। जो भी कुछ हमको जानना होता है या मान लो हमको समाचार ही प्राप्त करना है तो इंटरनेट के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके कारण छापा माध्यमों का विकल्प उपलब्ध हुआ। जो इंटरनेट क्या है, छापा माध्यम का एक विकल्प हमको उपलब्ध हुआ है नेट द्वारा। यद्यपि ऐसा हुआ फिर भी जो छापा प्रसार माध्यम है उसमें अभी भी समाचार पत्र का सामर्थ्य अभी भी बना हुआ है। सबसे पहले हम समाचार पत्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे, समाचार पत्र तो तुम जानते हो, तरह तरह के समाचार पत्र आए दिन हम रोज सवेरे पढ़ते हैं। न्यूज, हमको उसमें न्यूज मिलती है, घटनाएं मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो समाचार पत्र, हम समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना, राजनीति, कला, खेल कूद, साहित्य, समाज, नीति, सांस्कृतिक, ये सभी घटनाओं की हमको जानकारी होती है। मानव जीवन से जुड़ी हुई जो गतिविधि होती है वो भी समाचार पत्र में छपता है। उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्य करने वाले समाचार पत्र समूहों ने प्रादेशिक संस्करण में प्रकाशन प्रारंभ किया। पहले तो सिर्फ राष्ट्रीय समाचार पत्र छपते थे, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में भी अलग अलग समाचार पत्र छपने लगे। जैसे प्रादेशिक, जैसे यशोभूमि, ये उत्तर प्रदेश का है ना, जैसे नव भारत टाइम्स से पूरे भारत का है। इस प्रकार अलग अलग प्रादेशिक, जैसे लोक सत्ता हो गया, मराठी भाषा में है, जैसे प्रादेशिक संस्करण भी छपने लगे।
अलग अलग विषयों की जानकारी देने के पास उनके पूरक संस्करण होते हैं। पूरक यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी कुछ संस्करण होते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। तो पूरक संस्करण होते हैं। छापा माध्यमों में आंदोलन का मुख्य पत्र, राजनीतिक दलों की साप्ताहिक पत्रिकाएं, दैनिक समाचार पत्र, मासिक और वार्षिक पत्रिकाएं भी महत्वपूर्ण होती है। कुछ समाचार पत्र वर्ष के अंत में यानी पूरे वर्ष का जो महत्वपूर्ण घटना है उसकी समीक्षा करने वाले संस्करण भी प्रकाशित होते हैं। अगर उसको हमें पढ़ते हैं तो पूरे साल में एक ही बार पूरे साल की जानकारी उसमें हमको मिल जाती है। और इससे क्या होता है, इससे हमें पूरे वर्ष की जो घटना है उसको समझने में सहायता प्राप्त होती है। पूरे वर्ष में क्या क्या घटना घटी उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पे बच्चों चित्र दिया गया है। यह एक प्रेस है जहाँ पे समाचार पत्र वगैरह छपता है। तो ये सबसे बड़ा प्रेस है इंडिया का। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वर्ष 1953 के बाद भारत में बहुसंख्यक समाचार पत्रों के लिए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्राथमिक विवरण, महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित लेखों के उपलब्ध स्रोत, यानी यहाँ पर ये सारी चीज यहाँ पे प्राप्त होते थे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में अनगिनत समाचार पत्रों को समाचार पत्र, छायाचित्र, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेख की आपूर्ति करता है। जो समाचार पत्र है जिसमें समाचार पत्रों में जो लेख वगैरह लिखी जाती है वो सब हमको यहाँ से प्राप्त होता है। अब पीटीआई ने अपनी ऑनलाइन सेवाएं प्रारंभ की। अब इसने क्या किया है, ऑनलाइन सेवा प्रारंभ किया। ऑनलाइन से भी हमको ये सारी चीज मिल जाती है। पीटीआई ने 1990 के दशक में टेलीप्रिंट के स्थान पे उपग्रह प्रसारण तकनीक द्वारा समाचार भेजना शुरू किया है। आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के लिए यह सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्या आप जानते हैं प्रिंट का मतलब होता है छापा का मतलब प्रिंट, जो छपाई होती है ना उसको प्रिंट कहते हैं। प्रिंट के माध्यम से अंतर्गत भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा वार्षिक ग्रंथ में समाविष्ट जानकारी विश्वसनीय होती है। यानी इसके अंतर्गत जो भी कुछ छपता है उसका वो बहुत ही विश्वसनीय होती है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, सूचना और प्रसारण विभाग द्वारा इंडिया 2000। यह एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ में जो कुछ लिखा है वो एकदम विश्वसनीय है। यह ग्रंथ आधुनिक संदर्भ और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत तैयार किया गया है। इस ग्रंथ में देश, लोक, राष्ट्रीय प्रतीक, राजनीतिक व्यवस्था, रक्षा, शिक्षा, सांस्कृतिक घटना, पर्यावरण, समाज कल्याण, दूरसंचार, जल आपूर्ति, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि, खेलकूद आदि विभाग की और उनसे संबंधित घटनाओं की जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। इसमें इन सभी जानकारी का समावेश होता है और इसके द्वारा हम इतिहास का लेखन करना हमारे लिए संभव हो जाता है क्योंकि सारी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। क्या आप जानते हैं भारत सरकार ने 1977 में जाल कूपर टिकट का प्रकाशन करवाया। डाक टिकट तुम जानते ही होंगे। जाल कूपर डाक टिकट के विषय में अंतरराष्ट्रीय स्तर के अध्ययन करता। उन्होंने टिकट का संग्रह किया और संग्रह करके उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले गए। कूपर का जन्म मुंबई में पारसी परिवार में हुआ। पारसी एक जाति होती है, उस परिवार में हुआ। उन्होंने इंडिया स्टैम्प जनरल का संपादन कार्य भी किया। उन्होंने एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी की भी स्थापना की। आगे चल के उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखी है। अपनी रुचि को उन्होंने एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया और भारतीय डाक टिकट का अध्ययन अंतरराष्ट्रीय पर ले जाने पर इनका बहुत बड़ा योगदान था। डाक टिकट संग्राहक के कार्य को प्रारंभ करके विश्व स्तर पे ले जाने वाले एक ऊपर का योगदान समझने के लिए उनके लिए एक डाक टिकट बनाया गया, प्रकाशित किया गया। यहाँ पे देखो चित्र दिया गया है। ये देखो नीचे जाल कपूर डाक टिकट, इनके नाम पर एक टिकट बनाया गया क्योंकि इन्होंने पहले तो उसका संग्रह किया और ये संग्रह करने, ये जो इनकी रुचि थी, ये रुचि उन्होंने उसको विश्व स्तर तक लेके गए। डाक टिकट देखो बच्चों, यहाँ पे अलग अलग प्रकार का डाक टिकट मैंने दिखाया है। डाक टिकट
डाक टिकट स्वयं तो कुछ नहीं कहते, परंतु इतिहासकार उनसे बहुत कुछ बुलवाते हैं, इससे बहुत कुछ जानकारी हमको प्राप्त होती है। भारत स्वतंत्र होने के बाद से लेकर अब तक का जो डाक टिकट है उसके अलग अलग रूपों में परिवर्तन हुए हैं। डाक टिकट की आकारों में भी विविधता, अलग अलग विषयों में नई नवीन बातें और रंग संगति के आधार पे डाक टिकट का जो बदलता स्वरूप है वो बदलता स्वरूप जो है कुछ न कुछ हमको बताते रहते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है इतिहास की। डाक विभाग राजनीतिक नेताओं, पुष्पों, पशु पक्षियों, किसी अवसर, किसी प्रसंग की रजत, स्वर्ण जयंती, अमृत महोत्सव, शताब्दी, द्विशताब्दी, त्रिशताब्दी पूर्ति के उपलक्ष्य में टिकट का प्रकाशन करता है और यह टिकट इतिहास की अनमोल थाती है। देखो यहाँ पे दिखाया है नेहरू जी बच्चे के साथ, यहाँ पे देखो झंडा दिखाया गया बाल दिवस के रूप में। उसके अलावा देखो ये अलग अलग डाक टिकट है, यहाँ पे पशु का चित्र है ना, यहाँ अलग अलग दिखाया गया है। तो ये जो है इससे भी हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। भौतिक साधन, भौतिक साधनों में निम्न साधनों का समावेश होता है। इसमें सिक्का तो सभी लोग जानते हैं। प्रार्थना स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जो हम उपयोग में करते हैं। उसके अलावा राजमुद्रा, जो सिक्का वगैरह होता है, राजमुद्रा जो शिवाजी के समय का जो राजमुद्रा था। उसके अलावा आधुनिक स्थापत्य, जो आज के स्थापत्य है, स्थापत्य जैसे क्या बोलते हैं, लाल किला और ताजमहल, ये स्थापत्य है। किले और ब्रिज, ये सब क्या है, स्थापत्य के अंतर्गत आते हैं। वेशभूषा यानी पहनावा। वस्तु संग्रहालय, जहाँ पे चीजें रखी गई है, सुरक्षित चीजें रखी जाती है, उसको वस्तु संग्रहालय बोलते हैं। और आभूषण भी एक प्रकार का भौतिक साधन है। सिक्के, सबसे पहले हम सिक्के के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिक्कों तथा बदलते हुए नोटों की छपाई के माध्यम से इतिहास को हम समझ सकते हैं। जो सिक्का और नोट है उसमें जो छपाई होती है तो उसके माध्यम से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पे मैंने चित्र दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है नोट छापने का कार्य करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में ही है। वर्ष 1950 से लेकर आज का जो वर्तमान समय है उसमें सिक्के और उसको बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली धातु, जैसे सोना, चांदी, तांबा, इस प्रकार के धातु, उसके आकार और उस पे अंकित विषयों की विभिन्नता के आधार पर समसामयिक और महत्वपूर्ण समस्याओं का बोध होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक गेहूं का बाल दिया गया है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय अनाज के बारे में, अनाज का महत्व या खेती के महत्व के बारे में हमें पता चलता है। यहाँ पे इस सिक्का में देखो अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह दिखाया गया है, तो उसके आधार पे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों के आधार पे इतिहास की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, समसामयिक और महत्वपूर्ण समस्याओं का बोध होता है। यहाँ पे बताया गया जैसे जनसंख्या को सीमित रखने के लिए संदेश देने वाले सिक्के। देखा होगा सिक्के में जैसे 2 बच्चे हैं और माँ पिताजी, उसके 2 बच्चे, या परिवार नियोजन का चिन्ह इस तरह से दिखाया गया है। कृषि और किसानों का महत्व बताने वाले सिक्का जिसे ऊपर दिया गया है। तो ये सिक्के भी हमारे भौतिक साधन के रूप में हमको प्राप्त होते हैं और उससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन। संग्रहालय, बच्चों संग्रहालय किसे कहते हैं? अच्छा, संग्रहालय उसे कहते हैं जहां पर वस्तुएं संभाल के रखी जाती है। प्राचीन काल के जो वस्तुएं उसको संभाल कर यहाँ पर रखा जाता है, उसको संग्रहालय कहते हैं। भारत के राज्यों में उनकी प्रादेशिक विशेषताएं बताने वाले वास्तु संग्रहालय, यानी अलग अलग राज्यों में वास्तु संग्रहालय है। यहाँ पे दिखाया गया है, ये संग्रहालय जो है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज का वास्तु संग्रहालय है। यहाँ पे प्राचीन काल की वस्तुएं रखी गई है। इससे हमें इतिहास समझने में सहायता मिलती है।
यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है, रिजर्व बैंक पुणे का वास्तु संग्रहालय। दो संग्रहालय के बारे में दिया गया, एक मुंबई, दूसरा पुणे का संग्रहालय। इस संग्रहालय में रखी गई वस्तुओं से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये संग्रहालय अनूठे और वैशिष्ट्यपूर्ण होते हैं। संग्रहालय जो है एकदम उसकी अलग ही विशेषता होती है। जैसे यहाँ पे रखे गए चीजें जो है सिक्के, नोट, विभिन्न आकार के दिए, सरोते, क्रिकेट की सामग्री, ये सभी चीज संग्रहालय में संभाल के रखा गया है। मौखिक साधन। बच्चे, मौखिक साधन का मतलब क्या होता है बता सकते हो? मौखिक का मतलब होता है मुंह से, वह साधन जो हम मुंह से बोलते हैं और वो साधन पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहता है। जैसे हम हमारे दादाजी हमको कोई कहानी बताएं तो कहानी हम अपने बच्चों को बताते हैं, हमारे बच्चे आगे वाली पीढ़ी को बताती है। तो ऐसे साधन को हम मौखिक साधन कहते हैं। इन साधनों में लोक कथाएं, लोकगीत, लोकोक्तियां, ओविया यानी चक्की के गीत आदि का समावेश होता है। देखो, तुम गांव वगैरह जाते हो या किसी का विवाह होता है तो वहां देखो गाते हैं, स्त्रियां गीत गाती है। तो गीत किससे? हमारे पूर्वजों से वो औरतें गाती, उसको हम सीख के हम आगे गाएंगे। तो ये सारे क्या है? मौखिक साधन है। जैसे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के समय लोक शाहिर अण्णाभाऊ साठे साहिब ने अमर शेख के लोकगीतों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त होती थी। उसके अलावा भी बहुत सारे जैसे पोवाड़े हो गए, स्फूर्ति गीत हो गए, ये इसके द्वारा भी लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती थी। ऐसा मौखिक साधन है। दृश्य श्रव्य माध्यम। दृश्य यानी देखना और श्रव्य मतलब सुनना। एक ऐसा साधन जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसमें दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट आदि साधनों को दृश्य साधन कहते हैं। इसमें देशी और विदेशी चैनलों का समावेश होता है। इसमें दिया गया है 2 चैनल का नाम, हिस्ट्री चैनल और डिस्कवरी चैनल। करके देखें। साहित्य में कोई घटना किस प्रकार घटती है, कवि उस घटना को किस प्रकार देखता है, ऐसा ही एक उदाहरण इस तुम्हारे किताब में दिया गया है। कुसुमाग्रज, कवि वीर कुसुमाग्रज, इनका चित्र यहाँ पे दिया गया है। इन्होंने एक कविता लिखी थी आह्वान। उसमें उन्होंने भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुई थी उस युद्ध पर आधारित इसको रचा गया है। उसको मैं पढ़ रही हूँ। बर्फाचे तट पेटून उठले सदन शिवाचे कोसळते, रक्त आपल्या प्रिय आईचे शुभ्र हिमावर ओघळते, असुराचे पद भ्रष्ट लागुनी आज सतीची पुण्य मळे, असा घडीला कोण करंटा तटस्थेने दूर खडे, कृतांत ज्वाला त्वेषाची ना कोणाच्या हृदयात जडे, साम मंत्र तो सरे रणाची नौबत आता धडधडते, रक्त आपल्या प्रिय आईचे शुभ्र हिमावर ओघळते। तैसे प्रेरणा देने वाले कविता उन्होंने रचा था। यह जो कविता है भारत और चीन के बीच जो युद्ध उस समय यह रची गई है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII, यह एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाती है। देखो यहाँ पे चित्र मैंने दिया है। भारत सरकार ने पुणे में वर्ष 1960 में लोक शिक्षा देने के उद्देश्य से फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक संस्थान की स्थापना की। इंडियन न्यूज रिव्यू संस्थान ने राजनीति, समाज नीति, कला, खेलकूद, संस्कृति अलग अलग क्षेत्रों में घटित होने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित फिल्में बनाई है। इसको हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। इस विभाग ने समाज का नेतृत्व करने वाले, देश के लिए अपना योगदान देने वाले व्यक्तियों और महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी प्राप्त करने वाली भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। इससे लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, शिक्षा प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करना है। आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए ये समाचार फिल्में और अनुभव फिल्में बहुत ही उपयोगी होती है। बच्चों, अब तक हमने इतिहास के लिए उपयोगी साधन देखे। 21वीं शताब्दी इतनी तेज गति से बदल रहा है कि जो ये साधन है ये भी बाद में जाके अपर्याप्त सिद्ध हो गए, हमको पूरा नहीं पड़ेगा।
परिणाम स्वरूप आगे बहुत सारे नए नए साधन आएंगे। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे पहले घरेलू टेलीफोन था, तो अब क्या आ गया है, मोबाइल, और मोबाइल के बाद में भी कुछ नए यंत्र आएंगे हमारे पास। इसी प्रकार इसी यात्रा में पेजर नामक एक साधन आया था, यंत्र आया था। इसमें क्या होता था, जैसे हम किसी के पास फोन करें तो इसमें मिस कॉल आ जाता था। तो मिस कॉल का जैसे हम किसी से बात करने वाले हैं, उसको हम फोन करते होगा, नहीं मिलता है तो मिस कॉल हम पीसीओ कॉल से डाल देते थे। तो इसके लिए पेजर का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ चित्र दिया गया है। और लेकिन जिस गति से आया उसी तेज गति से यह चला भी गया। ज्यादा दिन तक ये नहीं था, इसके बाद ये चला गया। इंटरनेट पर उपलब्ध बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है और इस जानकारी का उपयोग हम इतिहास लेखन में करते हैं। लेकिन जानकारी तो प्राप्त करते हैं, जानकारी की सत्यता और यथार्थता, सत्यता और क्या उसमें क्या सच्चाई है, उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि जो भी घटना घटी है, जो भी जानकारी है, सही है कि नहीं, उसकी जांच पड़ताल करना जरूरी होती है। इन सभी साधनों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करना बहुत ही सहज और सरल हो गया। ये जो साधन है हमारे, जैसे भौतिक साधन, लिखित साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इस मौखिक साधन, ये सभी साधनों के कारण हमारा इतिहास का अध्ययन करना बहुत ही आसान हो गया है। और साथ ही ये साधन आधुनिक समय के हैं, अतः उनका उपलब्ध होना संभव होता है। आज हमको आसानी से, अगर हमको इतिहास का कोई जानकारी प्राप्त करना है तो हमको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इतिहास मानव जीवन के सभी अंगों को स्पर्श करता है, अतः साधनों का संरक्षण का प्रयास सभी स्तरों पर किए जा रहे हैं। इतिहास का साधन को संभाल के रखने का प्रयास हमारे जो देश के हमारा जो देश है उसको संभाल के रखने का प्रयास कर रहा है, और हमको भी इसको संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा प्रयास हम भी करेंगे। अच्छा बच्चों, ये पाठ अब खत्म हो रहा है। थैंक यू।